गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 13 सितंबर। तो चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले हम देखते हैं 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। ये 5 टास्क और ख़ुद को ईमानदारी के साथ नंबर देते हैं और जितना भी नंबर हम पाते हैं एक दिन में वो कमेंट करके बताते हैं, क्योंकि इसको फॉलो करने में 99% पीपल फेल हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% सफल होते हैं इसको फॉलो करने में। हमें उस 1% में आना है। इसको आप आज से डेली फॉलो करिए मिनिमम 21 डेज़ तक, और इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपको हो तो आप कमेंट करिए, हम आपका बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो फॉलो करिएगा अच्छे से मिनिमम 21 डेज़ तक। देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन है, ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ये ज़िंदगी तुझसे, बस अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि मेरा जो हर एक अगला कदम हो वो पिछले कदम से बेहतर हो, यानी कि जो भी मैं आज काम कर रहा हूँ आने वाले समय में मैं उससे अच्छा काम करूँ। यहाँ पे कहने का मतलब यही है, और ये चीज़ तब फॉलो हो पाएगा जब आप मी वर्सेस मी को फॉलो करोगे। किसको? मी वर्सेस मी, यानी कि खुद की लड़ाई खुद से ही है। कैसी लड़ाई? अपने आप को बेहतर बनाने की, कि मैं जितना अच्छा इंसान हूँ, जितना अच्छा स्टूडेंट आज हूँ मैं, उससे अच्छा स्टूडेंट मुझे आने वाले कल में बनना है। और ये चीज़ आपको डेली फॉलो करना है, डेली। ये चीज़ अगर आप डेली फॉलो करोगे तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बनने के साथ साथ एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी बन जाओगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मान लो आप आज एक चैप्टर पढ़ोगे तो आप कोशिश करोगे कि मुझे कल 1.5 चैप्टर पढ़ना है, परसों 2 चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद 2.5 चैप्टर पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे जब आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करोगे पिछले दिन से कंपेयर करके, तो आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। और उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप एक रूटीन में भी आ जाओगे, एक रूटीन में आ जाओगे जो कि आपको आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो आपको क्या करना है? बस मी वर्सेस मी, यानी कि खुद से लड़ाई करनी है। किसी और से कंपेयर नहीं करना है कि मैं देखूँ उससे अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, देखूँ वो कितना पढ़ रहा है, मैं उतना पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये सब चीज़ें तरीके बहुत बेकार तरीके होते हैं। तो बस आपको मी वर्सेस मी करना है। बस अपने आप को कल की तुलना में अच्छा बनाने की कोशिश करना है, और ये डेली फॉलो करते रहना है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव देखोगे इसको फॉलो करते जाओगे तो। ओके, चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न आज का है, डिजास्टर मैनेजमेंट पर होने वाली एक्सरसाइज क्या का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो बताना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है ये एक्सरसाइज कौन सी, एक क्या, तो इसका आयोजन किस शहर में हुआ ये बताना है आपको। सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे हुआ ये? सी, चेन्नई में हुआ है ये डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित ये एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है एक क्या, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तमिल में, किसमें? तमिल में। तमिल में इसका अर्थ है एकता। क्या इसका मतलब? एकता। यानी कि जब भी कोई डिजास्टर आए, यानी कि कोई भी आपदा आए, तो उस समय हमें एकता का भाव अपने अंदर लाना चाहिए और सबका मिलजुल करके मदद करना चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इसी का भाव सबको दिलाता है कि हमें एकजुट होकर के रहना है आपदा के समय में। ओके, और ये जो एक्सरसाइज है ये 2 लोगों के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। एक तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कौन? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा, और प्लस साउदर्न कमांड द इंडियन आर्मी, इन 2 लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से इस एक्सरसाइज को आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? चेन्नई में। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्सरसाइज है ये संबंधित किससे है, तो ये है डिजास्टर से संबंधित है। आपको बस यही ध्यान देना है जो कि चेन्नई में आयोजन हुआ है इसका। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? यहाँ पे अगला है 2024 में COP9 ब्यूरो और फंड अप्रूवल कमेटी की बैठकें किस देश में आयोजित की जाएगी? किसकी बात हो रही है? COP9 की ब्यूरो और फंड अप्रूवल कमेटी की मीटिंग। तो सामने यहाँ पे आपके ऑप्शन है, कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पे? ये दोस्तों सही, अपना प्यारा भारत। भारत में ये होगा आयोजित, कौन सा? COP9 का ब्यूरो और फंड अप्रूवल कमेटी की बैठक। तो याद रखना है ये भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ऑक्सीजन बर्ड पार्क का लोकार्पण किया है? तो किसकी बात हो रही है ये? ऑक्सीजन बर्ड पार्क। कहाँ पे ये स्थापित हुआ है, कहाँ पे इसका लोकार्पण हुआ ये बताना है। तो ये दोस्तों कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में, यानी कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नागपुर में इसका लोकार्पण हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे देखिए, केंद्रीय सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो कि कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि नितिन गडकरी जी है ये। ओके, आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन बर्ड पार्क नागपुर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है,
किस राज्य में एक पर्वत चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो क्या बात कर रहा है कि किस राज्य में एक पर्वत चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है, ये हमें बताना है। सामने यहाँ पे आपके ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन इसमें से कौन सा है? वो है दोस्तों सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत का नाम रखा गया है दलाई लामा जी के नाम पर। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो हम लोग नामकरण किए हैं इसका, तो चीन जो है हमसे नाराज़ हो गया है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है राज्य हमारा, वो अपना बताता है कि ये मेरा टेरिटरी है, तो इसी वजह से वो नाराज़ हो गया है। तो कोई बात नहीं, नाराज़ होने दीजिए, बस हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि वो किस राज्य में है वो पर्वत, वो है अरुणाचल प्रदेश में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ मैं, शांग यांग ग्यात्सो चोटी। ये दोस्तों, ये जो तिब्बती लोग हैं उनके ये दलाई लामा होते हैं। दलाई लामा मतलब कि उनके धर्म गुरु होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में बहुत ज़्यादा तीर्थंकर होते हैं। मतलब बौद्ध धर्म में तो नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आप देखे होंगे कि तीर्थंकर बहुत ज़्यादा हैं। उसमें से 24वें कौन थे? महावीर थे। तो वैसे ही इन लोगों में जो तिब्बती लोग हैं उनमें दलाई लामा होते हैं कि 1 नंबर के, 10 नंबर के, 15 नंबर के। तो उसमें से ये कौन है? ये 6वें नंबर के ये दलाई लामा है, सांग्यांग ग्यात्सो। इनके नाम पे रखा गया है इस चोटी का नाम, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे चीन गुस्सा क्यों हो गया है? क्योंकि जो 13वें दलाई लामा थे, 13वें, उन्होंने क्या किया था? 1913 में तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था 1913 में। तो वो चीन से एक अलग देश घोषित होने के नाते चीन गुस्सा आ गया था कि भाई तिब्बत, तुम तो मेरे पार्ट हो, तुम अलग देश का दर्जा क्यों ले रहे हो? बट 1913 में अलग दर्जा मिल गया तिब्बत को, इन्हीं के 13वें जो तिब्बत जो थे वहाँ के दलाई लामा, उन्हीं के प्रयास से। तभी से चीन नाराज चलता है तिब्बत से। और उसके बाद, ये तो 1913 की बात हो गई। आगे चल करके अक्टूबर 1950 में चीन क्या करता है? कुछ हिस्से को वो अपने अंडर में हथिया लेता है। किसके? तिब्बत के एरिया को। तो उसी के बाद से इन दोनों लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इसी की वजह से दलाई लामा के नाम पे जो पर्वत का नाम रखा गया है, तो एक तो उसके नाम पे गुस्सा है कि उनके नाम पे क्यों रखा गया है, और दूसरी बात अरुणाचल प्रदेश को बोलता है कि ये मेरे देश की टेरिटरी है, यानी कि ये मेरा भाग है। तो ये 2 वजहों से चीन नाराज चल रहा है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किसकी पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी 2025 में रिलीज होगी? तो बताना है कि ये पुस्तक के लेखक कौन है, कौन सी पुस्तक है ये? मदर मैरी कम्स टू मी, जो कि 2025 में रिलीज होगी। सामने आपके ऑप्शन है, तो किसकी पुस्तक है ये दोस्तों बी, अरुंधति राय जी की। किनकी पुस्तक है? अरुंधति राय जी की। अभी न्यूज़ में है, आने वाली है 2025 में, इसलिए हमारे एग्ज़ाम के लिए, जब तक 2025 में एग्ज़ाम आएगा हमारा जो भी, तब तक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो इनका नाम हमने देखा है अरुंधति राय। तो इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछती रहती हैं, तो आप उसके भी बारे में जान लीजिए। एक इनकी पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि इसके लेखक कौन है, तो कौन है? अरुंधति राय जी हैं। और एक और इनकी पुस्तक है बहुत ही फेमस, उसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट, UTMOST, अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये 2 पुस्तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, अरुंधति राय जी का। और एक और पुस्तक है, उसका नाम है आज़ादी। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरुंधति राय जी हैं, जिनकी एक पुस्तक 2025 में रिलीज हुई जिसका नाम होगा मदर मैरी कम्स टू मी। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अगला यहाँ पे, हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है? तो बात हो रही है अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली बात, और किसमें? निजी कंपनी में। तो वो कौन सी ऐसी पहली कंपनी बनी है? सामने आपके ऑप्शन है, तो कौन है वो? डी, ब्रह्मोस। कौन है? ब्रह्मोस। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अग्निवीर जो आर्मी में 4 साल की सेवा दे करके अपने आप रिटायर हो जाते हैं, तो उनको ये क्या देगा? सेवा देगा ब्रह्मोस, जो लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट। तो ये जो कंपनी है ब्रह्मोस, ये भारत और रूस की साझेदार निजी कंपनी है, यानी कि प्राइवेट कंपनी है। तो ये देगी इन लोगों को मौका। क्या देगा? 2 तरह से देगा। एक तो ये देगा 15% आरक्षण टेक्निकल फील्ड में, ओके, और 50% आरक्षण देगा वो एडमिनिस्ट्रेशन में,
प्लस सिक्योरिटी में। तो ध्यान रखना है कि 15% और 50% का आरक्षण देने वाला है ये ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, भारत और रूस की जो संयुक्त कंपनी है। ये क्या करता है, ये कंपनी जो है ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है। क्या करता है, ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसका नाम ब्रह्मोस ही क्यों रखा गया है, देखिए ब्रह्मोस, क्योंकि भारत की एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और रूस की एक नदी है जिसका नाम है मस्कवा। क्या नाम है, मस्कवा। तो इन दोनों को मिला करके बनाया गया है क्या, ब्रह्मोस। ओके, तो इसलिए इसका नाम है ब्रह्मोस। आपको बस यही ध्यान देना है कि अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली कंपनी कौन बनी है, पहली निजी, वो है ब्रह्मोस। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, बाबा कह योजना जो किसानों और छोटे उद्यमियों के जीवन में बदलाव लाएगी, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो कौन सी योजना है ये, बाना कह योजना। बताना है कि किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है सी, मिजोरम में। कहाँ पे, मिजोरम में, जो कि किसानों और छोटे उद्यमियों के जीवन में बदलाव लाएगी। कैसे, देखिए किसानों को इसके द्वारा एमएसपी प्रोवाइड कराया जाएगा। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि किसान अपना फसल उगाएंगे और उसको सरकार को बेच देंगे। जितना भी दाम मिलेगा मार्केट में, उससे ज़्यादा दाम दे करके ही सरकार वो फसल खरीदेगी। तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो किसानों को लाभ यहाँ से मिल जाएगा, और जो उद्यमी होंगे वहाँ पे उनको लाभ कैसे मिलेगा, देखिए ये जो मूल्य रखेंगे, यानी कि जो प्राइस रखेंगे उसका, वो स्थिर रखेंगे लोग, ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, जिससे अगर कोई उद्यमी है इससे रिलेटेड उसको नुकसान ना हो। साथ ही क्या करेंगे, वहाँ पे लोन प्रोवाइड कराएंगे। जो भी उद्यमी होंगे उनको सरकार लोन देगी कि आप चाहो तो अच्छे मात्रा में खरीद करके आप अच्छे दामों में बेचो, तो इसलिए लोन प्रोवाइड कराएगी। और इसके साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराएगी वहाँ पर, जैसे कि गोदाम वगैरह। यानी कि अगर कोई भी उद्योगपति है उसे गोदाम बनाना है, तो वो आराम से सरकार से पैसे लेकर के लोन के रूप में आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए, इससे संबंधित जो किसानों को भी फ़ायदा पहुंचाए। तो ये सब बदलाव आएगा मिजोरम में, किस योजना के तहत, बाना के योजना के तहत। याद रखना है आपको। यहाँ पे मिजोरम अगर चर्चा में है तो मिजोरम के सीएम कौन है और इसकी राजधानी कहाँ पे है वो देख लीजिए। तो राजधानी कहाँ पे है, वो है आइजोल में। और ये बहुत ही अच्छी फेमस योजना है। तो किस सीएम के द्वारा लागू किया गया ये भी हमें पता होना चाहिए। तो वो है लाल दुहोमा। ये है सीएम कहाँ के, ये है सीएम दोस्तों मिजोरम के। तो पता होना चाहिए सीएम लाल दुहोमा और राजधानी आइजोल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस देश ने शहीद 136B ड्रोन का प्रदर्शन किया है। तो बताना है कि ये ड्रोन किस देश के द्वारा बनाया गया है। सामने आपके ऑप्शन है, तो किसने बनाया है, ईरान ने बनाया है। किसने, ईरान ने शहीद 136B ड्रोन, जो कि ये एक हमलावर ड्रोन है ये, जिसका जो यानी कि एक बार उड़ेगा तो ये कहाँ तक जा सकता है, कितने किलोमीटर ये जा सकता है, 4000 किलोमीटर तक ये इसका क्षमता है। शहीद 136B ड्रोन का, जो कि ईरान के द्वारा डेवलप किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ईरान की बात हो रही है, तो ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान, और ईरान की जो मुद्रा है वो है रियाल। क्या है, रियाल है इसकी मुद्रा। ये देखिए यहाँ पे आप ईरान की बात हो रही है, तो एक चीज़ और देख लीजिए कि ईरान में भारत के द्वारा एक पोर्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, यानी कि बंदरगाह का। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है चाबहार बंदरगाह, यानी कि चाबहार पोर्ट। तो अगर एग्जाम में पूछे कि चाबहार पोर्ट किस देश में भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो ईरान में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। किसकी बात हो रही है, ग्लोबल एरोस्पेस समिट की बात हो रही है 2024 की। तो बताना है कि कहाँ पे शुरू हुआ है ये शुरू हुआ है दोस्तों सी, आबू धाबी में। कहाँ पे शुरू हुआ है, आबू धाबी में शुरू हुआ है ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024। यहाँ पे दोस्तों ये 7वां संस्करण है, ये 7th नंबर का है। इसका देखिए, इसका मेन मोटो क्या होता है कि जो भी अंतरिक्ष है, चाहे रक्षा क्षेत्र है, या फिर जो एरोस्पेस की जो प्रौद्योगिकी है उसको कैसे डेवलप करें, उसमें कैसे निवेश बढ़ाएं, इस पर चर्चा करने के लिए ये समिट होता है, जो कि आबू धाबी में हो रहा है। आबू धाबी मतलब यूएई में। कहाँ पे, यूएई में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, आबू धाबी में हो रहा है। और यूएई की बात हो रही है, तो यूएई की राजधानी हमने देख लिया आबू धाबी, और इसकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है दिरहम। क्या है, दिरहम।
किसकी? यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है यहाँ पे, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया है? तो बताना है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। सामने आपके ऑप्शन है, तो किसके द्वारा? बी, अनिल रतूड़ी जी के द्वारा। ये कौन है? अनिल रतूड़ी जी। ये दोस्तों रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि जब रिटायर हुए थे तो ये उत्तराखंड के क्या थे? डीजीपी थे। क्या थे? उत्तराखंड के डीजीपी, जो कि इनके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च किया गया है, खाकी में स्थित प्रज्ञ। इसमें दोस्तों ये इनका एक्सपीरियंस है, इनका जो इन्होंने अपने ड्यूटी के समय में जो जो चैलेंज फेस किए थे उसको यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, और साथ ही साथ जो इनकी यादें रही हैं इस सर्विस में उसको यहाँ पे इन्होंने अच्छे से डिटेल में लिखा है, ताकि अगर कोई नया आईपीएस बनता है तो वो किताबें पढ़ करके वो अपने आप में बदलाव ला सके, और जैसे होता है ना कि पहले से समझ सके कि हाँ ऐसी समस्याएं आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है खाकी में स्थित प्रज्ञ, जो कि अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो बात हो रही है, देखिए ये कहाँ के ये थे? डीजीपी उत्तराखंड के। तो यूके में ही इसका विमोचन हुआ है। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? ये हमें पता होना चाहिए। कौन है? पुष्कर धामी जी हैं। कौन है? पुष्कर धामी जी सीएम है कहाँ के? उत्तराखंड के। देखिए अब यहाँ पे बात कर लीजिए राज्यपाल की भी। राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। ये रिटायर्ड हो चुके हैं। ये है यहाँ के राज्यपाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और जैसा भी आपको रिव्यू हो देखने के बाद, अच्छा बुरा या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई पूछना हो, आपको जानकारी लेना हो, तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको रिप्लाई ज़रूर देंगे। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।